नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। ये भारत की बात है खास पेशकश लेकर बताएंगे आज आपको वो खबरें आज दिन भर सुर्खियों में रही, वो खबरें जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन दुनिया को डरा रहा है। 38 देशों को अब तक अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया भर में करीब 400 मामले सामने आ चुके हैं और भारत में भी अब तक 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? तीसरी लहर में क्या होगा? आईआईटी कानपुर में डेटा एनालिसिस के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक भारत में जनवरी में तीसरी लहर आने वाली है। पीक के दौरान एक दिन में कितने केस आएंगे? वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों पर यह वेरिएंट कितना प्रभाव छोड़ सकता है? ओमाइक्रॉन की तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है, आपको बताएंगे। कर्नाटक, गुजरात के बाद मुंबई में ओमाइक्रॉन का केस सामने आया है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तांडव मचाया था। ओमाइक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र पहले से अलर्ट पर है। अब इस मामले के सामने आने के बाद मरीज के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट और ट्रेसिंग की जा रही है और टेस्टिंग की जा रही है। बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से मुंबई पहुंचने के पहले यह शख्स किस शहर में गया था। इसके साथ ही आज बात होगी एक और बड़ी खबर की। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो चुके हैं। तीनों किसान कानून वापसी के बाद आज किसान संगठनों की बैठक पर सबकी नजर थी, लेकिन इस बैठक में एक और नई तारीख मिल गई है। क्या अगली तारीख को बात बन जाएगी या फिर अब भी घमासान जारी रहेगा? क्या अधिकतर मांगे माने जाने के बाद भी किसान किसी खास मजबूरी या सियासी एजेंडे की वजह से किसान नेता आंदोलन खत्म नहीं कर रहे? 5 राज्यों के चुनाव तक क्या किसान बॉर्डर पर ऐसे ही डटे रहेंगे? वैसे आज किसानों ने एमएसपी पर 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है। बताएंगे कि क्या ये 5 किसान पूरे मामले का समाधान कर पाएंगे? क्या एमएसपी पर कोई बात बन जाएगी? लेकिन शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे के लिए आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर अपनी भाषा में। कू ऐप पर अब रिपब्लिक भारत भी मौजूद है। डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? ओमाइक्रॉन ने दस्तक दे दी है भारत में। जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है और यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक डेटा एनालिसिस के बाद ऐसा दावा किया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लैब में कोरोना से लड़ने की तैयारी चल रही थी। पहले इसके लिए जरूरी जो दवाइयां हैं वो बनाई गई, वैक्सीनेशन बनाया गया। भारत में भी तेजी से वैक्सीनेशन किया गया और अब किस तरह से लड़ने की तैयारी ये आपको बताएंगे। लेकिन क्या कोहराम मचाने वाला है ओमाइक्रॉन? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत में भी ओमाइक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। भारत में 2 गुना तेजी से फैलेगा ओमाइक्रॉन, यह भी दावा किया जा रहा है। ओमाइक्रॉन फरवरी 2022 में पीक पर जा सकता है। इस समय फरवरी 2022 में कोरोना का कहर देखने को मिल सकता है। फरवरी में डेटा एनालिसिस यह बता रहे हैं कि रोजाना कोरोना के 1.5 लाख केस सामने आ सकते हैं। ओमाइक्रॉन पर डेटा एनालिसिस के बाद यह दावा किया गया है। आईआईटी कानपुर में यह डेटा एनालिसिस किया गया है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने यह डेटा एनालिसिस कर इस तरह के दावे सामने रखे हैं और कहा है कि यह जो ओमाइक्रॉन है यह 2 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए इसके ज्यादा खतरनाक होने की संभावना है, संक्रामक बहुत ज्यादा है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग शहरों में हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की। लगातार यह अपील की जा रही है कि कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन जरूर करें। आपको दिखाते हैं रियलिटी चेक में जब हम लोगों के बीच पहुंचे तो हमने क्या देखा। कोरोना का नया खतरा ओमिक्रॉन देश में आ चुका है। आपको सबसे पहले मार्केट का हाल दिखाते हैं, किस तरह से लोग सावधानी बरत रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर आपको बिना मास्क के नजर आएंगे और उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। भैया आपको पता है नया वायरस आ गया कोरोना का? उधर देखिए, उधर जी पता है? जी। तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? मास्क कहाँ है आपका? हमारी जेब में रखा है। जेब में क्यों रखा है भैया? निकालिए। मास्क कहाँ है भैया? ये मास्क जेब में है। जेब में क्या कर रहा है यार? आपका मास्क? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं। भैया मास्क किधर है आपका? जी हैं? ये नीचे ऊपर से नीचे ऊपर आ गया। अरे भैया मास्क लगाइए और बोल के जाइए कि मास्क लगाएं सब लोग। आपको पता है नया वेरिएंट आ गया कोरोना का? नहीं, हाँ पता है। तो भैया मास्क कहाँ है आपका? हम थोड़ा सा जल्दी में थे, जो है मास्क तो जो है। भैया आपका कहाँ है मास्क? मैं भी भूल गया हूँ।
है? मैं घर पे भूल गया हूँ अभी। भूल गए हैं? जी। मास्क मत भूलिए भैया। ठीक है, नहीं भूलूंगा, फिर कोई बात नहीं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, देखिए उधर भी आप देखिए मास्क नहीं लगा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आंटी मास्क कहाँ है आपका? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मास्क लगाइए। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। आप कैमरे पर भी बोलिए कि लोग मास्क लगाएं। हाँ बिल्कुल, आप लोग सब लोग को ये विनती है कि आप लोग सब लोग मास्क का यूज ये करिए। देखिए, एक छोटी बच्ची है ये यहाँ पर मास्क लगा के घूम रही है। इसी बच्ची की तरह आप भी बोलिए मास्क लगाएं। सब मास्क लगाए। भैया मास्क नाक के ऊपर लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा। नाक के ऊपर कर ले रहा हूँ भैया। तो ये तस्वीर है मार्केट की। लोग इस खतरे से अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क है, पॉकेट में क्या कर रहा है? पैकेट में लगाए हुए हैं। हैं? पैकेट में लगा लेते हैं भाई। पैकेट में कहाँ लगाए भैया? मुंह पर लगाइए। अभी लगा लेते हैं। भैया मास्क कहाँ है आपका? हाँ, मेरा मास्क जेब में ही रखा हुआ है। भैया जेब में कई लोग रख रहे हैं मास्क। लगाइए मास्क और बोल के जाइए कि सभी मास्क लगाएं। हाँ, सभी मास्क लगाए। तो हमने न सिर्फ रियलिटी चेक किया बल्कि हमने लोगों से अपील भी की कि आप लोगों को और बताएं कि आप आसपास के लोगों को कि मास्क लगाना जरूरी है। देश में कहां-कहां ओमाइक्रॉन मिल चुके हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। 3 राज्य 4 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन ये केस तेजी से बढ़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। लेकिन अगर आप देखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से तो कर्नाटक में सबसे पहले केस सामने आए थे, उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में केस आए, उसके बाद महाराष्ट्र में केस आए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मुंबई में जो नया केस सामने आया है वो केस किस तरह सामने आया, मुंबई वाला शख्स कैसे ओमाइक्रॉन की चपेट में आया, इस पर एक नजर डालते हैं कि कैसे अभी तक मुंबई में जो शख्स मिला है वो ओमाइक्रॉन के चपेट में पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका से ये शख्स दरअसल मुंबई लौटा, दक्षिण अफ्रीका के टूर पे था, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटा और दुबई से होते हुए, दिल्ली होते हुए ये मुंबई पहुंचा। और देश में अब तक 4 ओमाइक्रॉन के केस मिल चुके हैं, लेकिन इस शख्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। दुबई से लेकर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक की इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। तीसरा केस गुजरात के जामनगर में मिला। 72 साल के शख्स में ओमाइक्रॉन के मिलने की पुष्टि की गई और ये शख्स जिम्बाब्वे से लौटा था, जामनगर वापस आया था। इसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। ओमाइक्रॉन के 2 केस जो हैं वो बंगलुरु में मिल चुके हैं, यानी देश में अब तक 4 केस हो चुके हैं। लेकिन हम लगातार रियलिटी चेक भी कर रहे हैं। एक तरफ ओमाइक्रॉन ने दस्तक दे दी है, लेकिन क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं? हम लखनऊ के बाद पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद के लोग किस तरह से सावधानियों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन वेरिएंट का पहला केस अब गुजरात में आ चुका है, पर जो लापरवाही है ग्राउंड पे हमें फिर भी देखने को मिल रही है। सर, ओमाइक्रॉन वेरिएंट आ चुका है गुजरात में, आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है? भूल गए। मास्क लेकर ही नहीं आ रहे आप? लेके आपको मास्क दिया जा रहा है सर, आप भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई सारे जो लोग हैं यहाँ पर, जो मार्केट जो एरिया है यहाँ पे, कुछ उनके पास ज़्यादा जवाब नहीं है, पर कई सारे जो लोग हैं यहाँ पे बिना मास्क के घूमते हुए देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमें देख के, कैमरास को देख के कई सारे लोग अपना मुंह भी छुपाते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स पे भी जा रहे हैं, कई सारे जो लोग हैं, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है कि कई लोगों ने मास्क नहीं पहने। सर, ओमाइक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, बिना मास्क के घूम रहे हैं आप भी? अरे लगा तो है। यहाँ लगाने से क्या होता है सर? पूरा नाक तक चढ़ाना लगाए हैं। सरकार की तरफ से कुछ बोला हुआ है मास्क वास्क लगाने को? कुछ है पता है? बोला हुआ है। तो लगाए क्यों नहीं है आप? अभी लगाते हैं, जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे जो लोग हैं बिना मास्क के जरूर देखते हुए हमें मिल रहे हैं। आप बताइए सर, बिना मास्क के घूम रहे हैं, ओमाइक्रॉन वेरिएंट आ चुका है गुजरात में। मास्क नहीं लाए मेरे। आपको मास्क दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं दिए। ये आपको खुद खरीदना पड़ता है? नौ ले लेंगे। आपको लेना पड़ता है खुद, आपको कोई देता नहीं है? कोई देता नहीं है। मिलना चाहिए। तो लखनऊ के बाद अहमदाबाद की रियलिटी चेक आपने देखी। हम आपको और भी शहरों के रियलिटी चेक दिखाएंगे। ओमाइक्रॉन के दस्तक के बाद क्या ऐसी तस्वीरें आम होनी चाहिए? अपने आप से आप सवाल पूछ सकते हैं।
खैर, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है जिसके जरिए नए वेरिएंट का पता लगाया जाता है, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरह से वायरस का ये बायोडेटा होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। वायरस कितना खतरनाक होता है ये इससे आप पता लगा सकते हैं। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसे पता लगाते हैं। वायरस की बनावट की जानकारी से मिल जाती है और यह भी पता चलता है कि इस पे कौन कौन सी दवाइयां असरदार हो सकती हैं। कोशिकाओं में एक बता दें आपको कि एक तरह का पदार्थ होता है जिसके जरिए पता लगाने की कोशिश की जाती है। जेनेटिक मटेरियल में इस पदार्थ को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए होता है जिसके जरिए जानकारी जुटाई जाती है। इन तीनों के समूह को जीनोम कहते हैं और आपको बता दें कि इसके विश्लेषण को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है, यानी कि इसका एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ सीक्वेंसिंग से डीएनए और आरएनए के क्रम का पता चलता है। डीएनए आरएनए में मौजूद पदार्थ जो होता है उसकी जानकारी जुटाई जाती है। पदार्थ में कैसे बदलाव हैं, पिछले वेरिएंट से इस वेरिएंट में क्या चेंजेस हैं, इसकी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग में मिल जाती है, यानी कि जब उसका एनालिसिस किया जाता है। यानी ओमाइक्रॉन में कितना बदलाव आया है, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था, उसका पता इस जीनोम सीक्वेंसिंग से चल जाता है और ओमाइक्रॉन वेरिएंट की जानकारी भी इसके साथ सामने आ जाती है। लेकिन हमने और एक शहर का रुख किया, हम कानपुर पहुंचे। आपने देखा लखनऊ के लोगों को, आपने देखा अहमदाबाद के लोगों को, कानपुर में क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं, क्या कानपुर के लोग जागरूक हैं कोविड-19 को लेकर ओमाइक्रॉन के आने के बाद। आइए देखते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर देश में अपने पांव पसारता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको हम कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां देखिए साफ तौर पे। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क लगाते हैं मगर अभी नहीं लगा रखे। पता ही तीसरी लहर की आशंका चल रही है। बिल्कुल पता लगा भी रहे हैं, अभी 2 मिनट दिया है, लगा रहे हैं। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी लगाए, खड़े हो गए ना, जा रहे हैं। देखिए, आपने मास्क लग रहा रहते हैं, हमको एहसास ही नहीं किसी चीज का। ये तीसरी वेव आ रही है, लगातार चिंता का विषय है। जानकारी नहीं, क्योंकि मैं न्यूज घर में टीवी वगैरह है नहीं, मैं देखता नहीं हूँ। मास्क नहीं लगाएंगे? नहीं, मास्क लगाया तो होगा तो मैं जरूर लगाऊंगा। बड़े चौराहे कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देखिए तमाम लोग हैं इस वक्त जो मार्केट में। सर, आपने मास्क भूल गया, सॉरी भाई। मैम, आप अरे इसमें है, भूल गया। बैग में है मास्क, लेकिन लगाना नहीं है। मास्क सर लाए नहीं। ठीक, अब लगाएंगे। भारत में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट की केवल एंट्री ही नहीं हुई है, बल्कि अब एक एक कर नए नए केस सामने आने लग गए हैं। देश में अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं, लेकिन ये शुरुआत है। नया केस मुंबई में मिला है। मुंबई में जिस शख्स में ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिला है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इससे पहले गुजरात के जामनगर में केस सामने आया था। जामनगर में 72 साल का एक शख्स जिम्बाब्वे से लौटा था। जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका का ही पड़ोसी मुल्क है, जहां ओमाइक्रॉन वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक 183 केस ओमाइक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। यह खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये 50 से ज्यादा म्यूटेटेड वेरिएंट से मिलकर बना हुआ है। बता दें आपको कि दुनिया के किसी एक देश में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, उसमें जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में इस वक्त दहशत है कि वहां लेवल 1 लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में बेड फुल होने की स्थिति में है, जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका में दहशत है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को और डराने लग गया है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि दुनिया के 35 देश ओमाइक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। इन देशों में 400 से ज्यादा ओमाइक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। केवल ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन के 32 मामले अब तक सामने आए हैं। हालात यह है कि अफ्रीकी देशों या केवल पश्चिमी देशों में ही नहीं, एशियाई देशों में भी ओमाइक्रॉन का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर भारत जैसे देश, जहां दुनिया की लगभग 20% आबादी रहती है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना फैला तो हालात क्या होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली के LNJP अस्पताल में 12 संदिग्ध भर्ती हैं। 10 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी संदिग्ध अलग अलग देशों से आए, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जयपुर में 2 परिवारों के 9 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 4 हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। इनके परिवारों के 12 रिश्तेदारों की जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश में 10 दिन में 60 लोग विदेशों से लौटे हैं। इनमें से 30 लोग विशाखापत्तनम से लापता हैं। जी हां, अब ऐसे में भारत में आप ओमाइक्रॉन की गंभीरता को समझ सकते हैं
और इसी वजह से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि यह वायरस पहले के वायरस के मुकाबले खतरनाक है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी, और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है। 24 नवंबर को ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की पुष्टि हुई थी। 3 दिसंबर आते आते दुनिया भर में हालात बिगड़ने लग गए। दुनिया के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों के मुताबिक केवल 10 दिनों में नया स्ट्रेन 35 देशों तक पहुंच गया है। दुनिया भर में अब तक इसके करीब 400 मामले सामने आ चुके हैं, और डर इस बात का है कि अगले एक हफ्ते में यह आंकड़ा 500 देशों को पार कर सकता है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी तेजी से लोगों को संक्रमित करता है और कितनी तेजी से यह फैलता है। एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं और इस पर बचाव कैसे किया जा सकता है, यह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण की। मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, गले में खराश रहती है, सूखी खांसी आती है, सिर दर्द होता है, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है जब आदमी को इस संक्रमण लग जाता है तब। बुखार भी आता है इसके संक्रमण में। अब बचाव कैसे होगा यह भी आपको बताया, लेकिन इसके लक्षण में आपको दिखा रहे हैं। बचाव कैसे होगा? वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई तो फौरन लगवाएं। अगर दोनों डोज में से एक डोज मिसिंग है तो दूसरा पूरा करें। भीड़भाड़ वाले इलाके से जरूर बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क जरूर लगाएं। सबसे जरूरी है मास्क, आपको 90% तक आपको वायरस से सेव करता है। बिना जरूरत के अननेसेसरी बाहर ना निकलें। नियमित रूप से हाथ धोएं। आंख, नाक, कान को छुएं नहीं, यह आवश्यक नहीं है। तो इन बातों का ख्याल रखें, जिसके बाद आप जो है वो बहुत हद तक आप इस ओमाइक्रॉन को मात दे सकते हैं। लेकिन हम आपको कानपुर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, हमने शहर शहर आपको रिपोर्ट दिखाया। हम आपको पटना लिए चलेंगे, पटना में देखेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन स्थानीय प्रशासन को भी लोगों को जागरूक करना होगा मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। चलते हैं पटना, देखते हैं पटना में क्या हो रहा है। वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, लेकिन आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। मास्क देख ही रहे पूरा टीका ले लिया है? टीका ले लिया नहीं? हाँ, दोनों टीका ले लिया, दोनों वैक्सीन ले। क्यों नहीं मास्क क्यों नहीं लगाया? और मास्क आपको क्या रीजन बताए? देखिए बच्चों के साथ हैं, आपने भी सुरक्षा से। जी पता है ना कि कोरोना भी जी जरूर। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कंपलसरी रखेंगे। क्या आएंगे 110%। देखिए खैर इन्होंने अपनी गलती है जो मान ली, लेकिन और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं मास्क पहना है। हालांकि कुछ लोग हैं, संख्या कम है, मास्क पहना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारत है। मास्क कहाँ करेगा? मास्क इतना तो देखिए ना, मास्क से कहाँ है? तो सबसे पूछे, सब कुछ छोड़िए, आप अपना नीतीश जी पहनबे नहीं करते तो हम क्या पहनेंगे? नीतीश जी तो कहाँ पहने? सुरक्षा में तैनात हैं। भीड़ भाड़ का इलाका है, व्यस्त इलाका है, लेकिन मास्क नहीं लगाया है। जरा उनसे भी पूछते हैं सुरक्षा कर्मी। सर, कोरोना भी गया नहीं है, मास्क कहाँ है? मास्क तो नहीं लगाया। नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? हाँ, गलत हो गया, हमसे गलत है। गलत हो गया तो गलत, लेकिन आप मास्क भूल गए। आप हमसे गलत, हमसे गलत है। उन्होंने गलती मान ली है। भाई साहब, कहाँ जा रही है आपकी बस? बस आपकी कहाँ जा रही है? भेजा, लेकिन आपके वैसे चेहरे में मास्क नहीं है, कहाँ रखें? मास्क लगा लेते हैं। है मास्क, लेकिन कहाँ रखें? मास्क दिखाइए ना। अभी नहीं है टाइम इसका। नहीं है टाइम, नहीं है, लेकिन आपको मास्क नहीं। अभी खाना खा के आया तुरंत। खाना खा। तो लोगों की अपनी अपनी दलीलें, ज्यादातर लोग मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे, लेकिन इससे खतरा बढ़ेगा। एक राहत की खबर भी आपको इस बीच दे दे। हो सकता है ओमाइक्रॉन की इस पूरी खबर को देखने के बाद आप थोड़ा डर रहे हो। राहत की खबर यह कि लंदन की एक कंपनी ने ओमाइक्रॉन की दवा बनाने का दावा किया है। कैसे एनकाउंटर होगा इसका, ये आपको बताते हैं।
ओमाइक्रॉन के खिलाफ दवा मिल गई है। सोट्रोविमैब दवा सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है अभी तक। 24 घंटे में इस दवा का साफ साफ असर देखा गया है। 79% तक यह मौत का जोखिम कम करता है। हल्के और गंभीर सभी रोगियों पर यह दवा असरदार है। ब्रिटिश कंपनी GSK ने यह दवा बनाई है जिसका नाम सोट्रोविमैब है। दवा अमेरिकी कंपनी VIR के साथ मिलकर यह दवाई बनाई गई है। तो यह इस दवाई के बारे में जानकारी है, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठता है कि आखिर यह दवा काम कैसे करती है। तो यह खुराक एंटीबॉडी बनाती है जो प्राकृतिक एंटीबॉडी पर आधारित है। इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। यह दवा स्पाइक प्रोटीन से जुड़कर काम करती है जिससे मानव कोशिकाओं में वायरस प्रवेश नहीं करता है। दवा पर अगले चरण का टेस्ट तेज कर दिया गया है और इसके नतीजे जल्द आने की संभावना जताई गई है। यानी एक तरफ ओमाइक्रॉन का दहशत बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसकी दवा भी आ चुकी है जो 80% तक कारगर बताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तारीख पर तारीख किस तरह से मिलती जा रही है। किसान आंदोलन अभी भी जारी है। एक तरफ किसान बिल वापस हो चुका है तो दूसरी तरफ यह तस्वीर आप देखिए, यह आज सिंगू बॉर्डर की है जहां पर SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या हुआ, क्या कुछ फैसला लिया गया, यह आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो बैठक हुई उसमें यह डिसाइड किया गया है कि एक और तारीख पर बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो क्यों ना कहा जाए कि तारीख पर तारीख मिल रही है। आज क्या कुछ हुआ बैठक में, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान संगठनों की आज बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आंदोलन अगली तारीख तक जारी रहेगा। किसानों ने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है। MSP पर सरकार से यह बातचीत करेगी। 7 दिसंबर को किसान संगठन एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं। जी हां, तब तक सड़क जाम रहेगा, हाईवेज ब्लॉक रहेंगे, बॉर्डर बंद रहेगा, तब तक आंदोलन भी चलता रहेगा। आंदोलन खत्म करने पर अब 7 तारीख को फैसला लिया जा सकता है जिसके आसार कम दिख रहे हैं। क्यों कम दिख रहे हैं यह भी आपको बताएंगे। किसान अभी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। MSP पर कानून की मांग पर कायम है और कह रहे हैं कि जब तक MSP पर कानून नहीं आता है तब तक किसी भी सूरत में आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तब सवाल यह उठता है कि क्या आंदोलन का मकसद सियासी हो चुका है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि किसान बिल वापस हो चुका है और सरकार भी कह चुकी है कि किसान की बाकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में आंदोलन पर सवाल क्यों ना पूछे जाएं। आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। समिति बनाने की घोषणा कर दी है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है, कोई विषय नहीं बचा है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि वो आंदोलन समाप्त करें। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन कोई खत्म नहीं होगा। किसान कानून वापस फिर क्यों है तकरार। इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हठधर्मी से चलते हैं। तारीख पर तारीख क्या है प्लान। को यही बताना था कि अगली मीटिंग SKM की 7 तारीख में होगी। कहीं चुनाव तो नहीं, आंदोलन की मजबूरी। जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। किसान कानून वापस होने के बाद अब सबको किसान की घर वापसी का इंतजार है, लेकिन इसे लेकर तारीख पर तारीख मिल रही है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में एक और नई तारीख मिल गई। जो भी चीज की जरूरत होगी इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी SKM को बताएगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग SKM की 7 तारीख में होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार ने किसानों की लगभग सारी मांगे मान ली हैं, तो फिर किसान नेता आंदोलन जारी रखना क्यों चाहते हैं। MSP, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट खेती जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी है। अब मैं समझता हूँ कोई विषय नहीं बचा है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि वो आंदोलन समाप्त करें। वैसे आज किसानों ने MSP पर अपनी कमेटी तय कर दी। अब ये कमेटी
तो किसानों ने अपनी कमेटी तय कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मांग की गई थी कि 5 नाम सौंपे जाएं जो एमएसपी पर बातचीत करेंगे, लेकिन इन 5 नामों में कौन कौन से किसान हैं जो सरकार के साथ किसानों की बातचीत आगे बढ़ाएंगे, इस पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से किसान नेता हैं जो सरकार के साथ एमएसपी पर बातचीत को आगे लेकर जाने वाले हैं। जो कमेटी किसानों की तरफ से तय की गई है, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तय की गई है, उसमें पहला नाम शिव कुमार काका का है। इसके अलावा दूसरा नाम गुरनाम सिंह चड़ूनी, ये वो नाम है जो कमेटी में शामिल है। युद्धवीर सिंह है, अशोक धावले हैं, युद्धवीर सिंह है जो कि बातचीत करेंगे एमएसपी को लेकर, बलवीर सिंह राजेवाल हैं और अशोक धावले हैं। ये वो 5 नाम हैं जो सरकार के साथ बातचीत करेंगे एमएसपी को लेकर। लेकिन किसानों के अंदर भी मतभेद है। जी हां, ज्यादातर किसान घर की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों ने जब यह आंदोलन शुरू की थी तब इस आंदोलन को यह कहकर शुरू किया गया था कि तीनों किसान बिल वापस होने चाहिए। उन्हें यह बिल पसंद नहीं है, उनके हित में नहीं है। सरकार ने इन बिलों को वापस ले लिया। अब ज्यादातर किसान घर वापसी के मूड में हैं, लेकिन जो लोग इस पर सियासत करना चाह रहे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। देखिए मतभेद कैसे सामने आया है। और मेरे कुछ पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, वे ज़्यादातर जत्थेबंदियां घर जाने के इच्छुक हैं, लेकिन जो मेरे एक जो यूपी के मेरे भाई हैं वे इसमें अड़ंगा लगाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ विपक्षी पार्टियां भी आज इस आंदोलन को लंबा खींचने के लिए इस तरह के प्रोपगेंडे रच रही है। आज कुछ बाहर की ताकतें इसको ख़राब करने बतौली, लेकिन जो मेरे क्षेत्र का किसान और हरियाणा की पंजाब की मेरे साथ कुछ खाप के प्रधान भी हैं जो इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। अब भैया बिल वापसी तो घर वापसी, और प्रधानमंत्री जी का जो पूरे विश्व के आगे नहीं झुके और जो एक अन्नदाता के आगे झुक के उन्हें एक महान काम किया, इस पर भी हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। जो जितनी भी मांगे 6 मांग किसानों ने रखी है ना, सभी पूरी हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। हमको शौक तो नहीं है, हम किसी अपनी मांगों के लिए आए हैं। जब मांगा पूरे हो गए तो चले जाएंगे। दुकान में जाएंगे, कोई सामान ले लेंगे, जब सामान मिल जाएगा उसका पैसा दे दोगे तो वो आ जाएगा ना घर में। वही हिसाब है, जितनी मांगे क्लियर हो जाएगी, चले जाएंगे। तो आखिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? जैसा कि आप सबको पता है कि किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 19 नवंबर प्रकाश पर्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान बिल वापस लेने की बात कही थी, जिसके बाद शीत सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में बिल वापसी पर मोहर लगी और शीत सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में दोपहर 12:06 पर इसे निचली सदन यानी कि लोकसभा में पेश किया गया और दोपहर 2 बजे इसे राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में पेश किया गया और फिर दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेज दिया गया। साइन हो गया राष्ट्रपति का, बिल वापस हो गया, यानी किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई। इसके बाद पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें किसानों की घर वापसी को लेकर एक आम सहमति बनती दिख रही थी, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन पंजाब के किसानों ने कहा कि अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 4 दिसंबर की बैठक में होगा। उसी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज थी, जिसमें किसानों की घर वापसी, एमएसपी समेत जो किसान जिनकी जान चली गई है उनको मुआवजा और किसानों से जुड़े मुद्दे पर बात हुई। बैठक के बाद किसानों ने ऐलान किया कि एमएसपी के लिए 5 लोगों के नाम केंद्र को भेजने के लिए तय हो गए हैं, जिनके नाम अभी हमने आपको बताए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर बॉर्डर कब खुलेंगे, सड़क पर जारी घमासान कब खत्म होगा, कि आखिर किसान घर वापस कब लौटेंगे, इस सवाल के जवाब में किसानों ने कहा कि जब हमारी सारी मांगे मान ली जाएंगी तब हम घर वापसी पर विचार करेंगे। किसानों की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यानी सरकार ने किसानों की मांग पर जवाब देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन किसान बैठक पर बैठक कर रहे हैं और नई नई तारीखों का ऐलान करने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और आगे खबर पर नजर डालते हैं। खबर यह है कि न्यूजीलैंड के मुंबईया स्पिनर का कमाल। जी हां, कौन है वो न्यूजीलैंड के मुंबईया स्पिनर जो मुंबई से आते हैं लेकिन खेलते न्यूजीलैंड के लिए हैं? ये है वो मुंबईया स्पिनर एजाज पटेल की तस्वीर आप देख रहे हैं। एजाज पटेल ने क्रिकेट के इतिहास में आज वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक सिर्फ 3 क्रिकेटरों ने किया। बताएंगे आपको वो कौन से क्रिकेटर हैं, और आपको यह भी बता दें कि एजाज पटेल ने आज 10 विकेट निकाले, इंडिया के 10 के 10 बल्लेबाजों को आउट किया और क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे
अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया। क्या कमाल कर दिखाया एजाज पटेल ने, यह हम आपको बताते हैं। तो मुंबई स्पिनर ने कमाल किया, भारत की पहली पारी में 10 विकेट झटक लिए। सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। 119 रन देकर पारी के सभी 10 विकेट यानी इंडिया के सभी 10 विकेट अपने नाम किए। एजाज पटेल का जन्म दरअसल मुंबई में हुआ था और जहां जन्म हुआ वहीं उन्होंने विश्व कीर्तिमान यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद सिराज को जब उन्होंने आउट किया तो यह इतिहास बना। 21 अक्टूबर 1988 को इनका एजाज का जन्म हुआ था। 8 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड चले गए। न्यूजीलैंड में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। तेंदुलकर और शेन वॉर्न को खेलते देखते थे, उनको अपना आइकन मानते थे और उनकी ही तरह बनना चाहते थे और इसके बाद क्रिकेटर बनने का सपना उन्होंने बुना। वानखेड़े में एजाज के परिवार के लोग भी मौजूद थे। ये लोग बिजनेस करने के लिए न्यूजीलैंड गए थे। एजाज के पिता ने न्यूजीलैंड जाकर रहने का फैसला किया था। तो आपको बता दें कि जो कारनामा एजाज पटेल ने किया है वो कारनामा बहुत सारे क्रिकेटरों ने नहीं किया। परफेक्ट 10 में कौन कौन से क्रिकेटर आते हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो परफेक्ट 10 के क्लब में हैं, आज के पहले ये भी आपको बता दें। इस पर नजर डालते हैं, आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले चलिए आपको सुनवाते हैं कि एजाज पटेल ने क्या कहा। उसके बाद फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे कि परफेक्ट 10 के क्लब में कौन कौन से लोग हैं। Obviously, it is a special moment. I'm not going to lie about that. It's brilliant for me, not only me, but my family. You know, my mum and dad and all their support, and my wife and all her support. And it's never easy being a cricketer. You spend a lot of time away from home, and to be able to come back home to Mumbai and to Wankhede and to be able to produce something like that is quite special. And I'm grateful to God that you know, He's blessed me with this, I suppose, occasion in my cricketing journey. So it's really, really special for me. दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम बेस में आता है। अनिल कुंबले ने एजाज की उपलब्धि पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। Ejaz, congratulations and welcome to the club. A fantastic effort to get all 10. Very special indeed to achieve this on day 1 and day 2 of a test match. I know from now on the expectations will only go up, and I'm sure every time you go out there, people will expect you to get 10 for. But enjoy the day, enjoy the occasion, and welcome to the club. तो परफेक्ट 10 क्लब में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, इस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। जिम लेकर हैं जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। सबसे पहले एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा जिम लेकर ने कर दिखाया था। 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। पहली पारी में 9 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 10 विकेट निकाले थे जिम लेकर ने। तो सबसे पहले यह कारनामा उनके नाम हुआ। इसके बाद नाम आता है अनिल कुंबले का। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुंबले ने इतिहास रचा था। 1999 में दूसरी पारी में 10 विकेट झटके थे। कोटला में 74 रन देकर पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। और अब नाम आएगा एजाज पटेल का, जो कारनामा उन्होंने किया मुंबई में। न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं, 10 विकेट इंडिया के हासिल किए और तीसरे गेंदबाज बने। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में एजाज ने इतिहास रचा। मैच के पहले और दूसरे दिन गेंदबाजी करके उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो ये एजाज पटेल की एक तरह से कहें कि ये उनके लिए कीर्तिमान भी और उनकी खासियत भी है कि जिस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं। और इस बाद उनका नाम 3 ऐसे क्रिकेटर्स में शुमार हो गया है जो 10 विकेट लेने वाले प्लेयर्स हैं। बहरहाल खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।